नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पन के ऊपर और मैं हूं आपका साथ डीके सर। दोस्तों हम कर रहे थे कलाम की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू हो चुकी है और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम का हम एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से? आपके एमसी के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की। किसकी बात करते हैं हम? कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था, इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी कि जो पाठ्यक्रम था आपका, इस पाठ्यक्रम में क्या करते हैं दोस्तों? हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण भी किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इन एमसीक्यू का, कि इन एमसीक्यू का आधार क्या था अपना। एमसीक्यू के आधार की बात कर लेते हैं दोस्तों, बेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम शुरू करते हैं टॉपिक तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं आधार था अपना, सबसे पहला आधार था अपना कलाम बुकलेट हमें पूरी करनी है। कौन सी बुकलेट? हमें कलाम बुकलेट हमें पूरी करनी है। ठीक है दोस्त। दूसरा आधार क्या था अपना? इसके साथ साथ मैंने दोस्तों जो आपकी कलाम बुकलेट में कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक हैं आपके, जो लाइन नहीं लिखी हुई, क्योंकि ऑथेंटिक बुक कलाम की बुकलेट है वो आपकी ऑथेंटिक बुक के ऊपर डिपेंड है, जिससे आपकी टॉपिक है तो ऑथेंटिक बुकों से आपकी कॉपी पेस्ट करके आपकी बुकलेट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चीज़ आप सभी जानते हैं। एनसीईआरटी वह आपके हिंदी गणित अकादमी की बात कर लेता हूँ, कुछ टॉपिक हिंदी गणित अकादमी, तो यहाँ से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अपनी क्लासों के अंदर। तीसरा दोस्तों हमने पैटर्न कैसा लिया है, ये आपकी चीज़ें पता होनी चाहिए। पैटर्न दोस्तों हमने जो आरपीसी जो 2025 के अंदर जितनी भी एग्जाम हुई है, यहाँ पर आपके जो एमसीक्यू है दोस्तों, इन एमसीक्यू जिस प्रकार से जिस पैटर्न पूछे गए उस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। जैसे अपने माइनर टेस्ट 1 की बात कर ले दोस्तों, जो कब होगा आपका? 1 फरवरी 2026 को होगा। ये टेस्ट अपने ऐप के ऊपर भी होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अपने ऐप के ऊपर भी होगा। और जो टेस्ट अपने जो एनालिसिस करें, ये टेस्ट भी कहाँ पर होती है दोस्तों? अपनी ऐप के ऊपर होते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है इस ऐप के ऊपर। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास में 18 शताब्दी का स्वतंत्रता संघर्ष हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, 2 टेस्टों के अंदर इसको कंप्लीट किया था। पहले हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद में हमने यूट्यूब के ऊपर इसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। बहुत ही शानदार तरीके से जो कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, उस अवेलेबल कंटेंट को हमें आपको कवर भी कैसे करवाना है, यानी बहुत सही तरीके से उसको तैयार भी करवाना है। मेन लक्ष्य है अपना, मेन लक्ष्य है टीचिंग एग्जाम के लिए अपना ये ऐप विशेषकर बना हुआ, और काफ़ी समय से हम टीचिंग एग्जाम को ही टारगेट करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हमने रीट मेंस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार प्रैक्टिस की थी, सेकंड ग्रेड के लिए आपको बहुत ज़्यादा शानदार करवाया था, और लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में पेपर कलाम की पेपर बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करवाए थे। प्रत्येक पेपर, प्रत्येक फाइनल पेपर, प्री एग्जाम भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल करवाए थे, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, आपने देखा भी होगा। दूसरे टॉपिक बात करें भारतीय इतिहास के, तो आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की बात करें, तो यहाँ पर मुख्य बात करें तो आपका टेस्ट बात करें तो टेस्ट 1 हो चुका है आपका इसका, और टेस्ट 1 आज इसका अपलोड होगा। अभी सुन लीजिए, टेस्ट 1 आज इसका अपलोड होगा, कल इसका एनालिसिस करेंगे। फिर आगे भारतीय इतिहास में सिर्फ बंकिम चंद्र जी बचेंगे, उसका एक बार एनालिसिस करना है बहुत ही शानदार तरीके से। फिर अगले पार्ट में हम चले जाएंगे माइनर टेस्ट 2 के जो सिलेबस है वहाँ पर भारतीय इतिहास के अंदर। तो ये टेस्ट आपके 2 टेस्ट और होने वाले हैं भारतीय इतिहास के अंदर। ये तो आज अपलोड हो जाएगा, कल हो जाएगा आपका, एक आपका परसों हो जाएगा, यानी भारतीय इतिहास का हम एक बार रिवीजन कर चुके होंगे। टेस्ट से पहले की बात करें, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बेच में टेस्ट होते हैं उसी प्रकार से हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो 6 दिन हम बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आपकी, मंडे से लेकर सैटरडे तक, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और संडे को आपका जैसा टेस्ट होता है कलाम वाला, उसी प्रकार से अपने ऐप पर टेस्ट होगा और वैसे कलाम वाला टेस्ट होगा बहुत ही शानदार तरीके से। राजस्थान की भूगोल की बात करें दोस्तों, अवस्थिति, विस्तार और आकृति का एक टेस्ट अपना हो चुका है। ये सारे अब आप बोलोगे सर ये टेस्ट बोल रहे हो कहाँ पर हो रहे हैं दोस्तों? ये सारे टेस्ट अपने ऐप के ऊपर हो रहे हैं। अब तक अपने इतने टेस्ट हो चुके हैं, जगह 2 आपके 18 शताब्दी क्रांति के 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन का एक टेस्ट हो चुका है, 3 टेस्ट हो चुके हैं। और बात करें राजस्थान भूगोल की, तो इसमें आपका अवस्थिति, विस्तार, आकृति, आकार का एक टेस्ट हो चुका है। और भौतिक विशेषताओं की बात करें दोस्तों, इस भौतिक विशेषताओं के 2 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक टेस्ट की तो हम एनालिसिस कर चुके थे कल, और आज करें हम आपके दूसरे टेस्ट का। आज कौन से टेस्ट का करें हम? आपके दूसरे टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ साथ जिन दोस्तों को अभी तक ऐप पर नहीं जुड़े, एक बार ऐप पर जाइए, कुछ टेस्ट आपके निःशुल्क डाले हुए, यहाँ पर टेस्ट को दीजिए, अपना आकलन कीजिए, फिर आप देखिए एमसीक्यू किस प्रकार के आए। वैसे आपने क्लासें देखी होगी, अभी तक जो क्लासें आपके यहाँ पर हो रहे हैं एमसीक्यू के सारे अपने टेस्ट में भी यही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप यदि कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से अपन को फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मेन तरीका क्या है, अपना लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है कलाम का, उसको हमने कवर करना है, मुख्य रूप से अपना ये लक्ष्य है।
तो देखिए आज का बात करते हैं, कल हमने भौतिक विशेषताओं के अंदर हमने मरुस्थलीय प्रदेश यानी पश्चिमी रेतीला प्रदेश बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। आज हम शुरुआत करेंगे आपके अरावली से, यानी आपके भौतिक प्रदेश की बात करें तो दूसरे भौतिक प्रदेश है कौन सा आपका अरावली, तीसरा भौतिक प्रदेश है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन तीनों भौतिक प्रदेशों का आज करेंगे। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जो आपके 61.11% भाग पर फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, क्या दे रखे हैं हमें। देखिए, अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो अरावली जो निर्माण अवस्था है वो कौन सी अवस्था है दोस्तों, आपकी प्री कैम्ब्रियन काल है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। अरावली पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला की समकालीन है। कौन सी पर्वतमाला की समकालीन है दोस्तों, अपलेशियन पर्वतमाला की समकालीन है। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर आपकी यूएसए के अंदर, कहाँ पर आपकी यूएसए के अंदर है, यानी कि अमेरिका के अंदर है। अरावली पर्वतमाला नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नहीं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला नवीन पर्वतों का उदाहरण नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं, हम अरावली को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले अरावली की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें याद क्या करना है, निर्माण प्रकृति की दृष्टि से अरावली कैसी थी दोस्तों, आपकी निर्माण अवस्था की बात करें तो अरावली कैसी थी दोस्तों, आपकी वलित। कैसी थी दोस्तों, आपकी वलित अवस्था में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन आप देखो साथ साथ यही नोट लगा के याद करना दोस्तों, वर्तमान अवस्था कैसी है इसकी, वर्तमान अवस्था की बात करें तो अवशिष्ट। कैसी दोस्तों, आपकी वर्तमान अवस्था आपकी अवशिष्ट है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। और सीधा क्वेश्चन पूछे कि अरावली का काल, यानी अरावली किस काल में निर्मित हुई थी। काल की बात करें दोस्तों तो काल था आपका प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल आपका, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, या कोष्ठक के अंदर लिख लेना दोस्तों आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प में इसका निर्माण होता दोस्तों। प्रत्येक लाइन को हम याद करते हैं दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसकी तुलना। आज दोस्तों तुलना से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें आपकी दोस्तों अरावली की तुलना की बात करें तो सबसे पहले याद करते हैं आपके यूएसए के अपलेशियन पर्वत, यूएसए के अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से तुलना की बात करें तो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे की बात करें, जैसे शरीर के अंग की बात करें, शरीर के किस अंग की, यानी अंग की बात कर लेते हैं, शरीर के किस अंग से अरावली की तुलना की जाती है दोस्तों, आपके कान से। किससे की जाती है दोस्तों, आपके कान से, कर्ण, याद कर सकते हो। सीधा क्वेश्चन पूछे कि अरावली की तुलना शरीर के किस अंग से की गई दोस्तों, आपके कान से की गई है। अब देखो डायग्राम से भी हम याद करेंगे बहुत शानदार तरीके से। किस अंग से की गई दोस्तों, आपके कान से की गई, ठीक है। और एक तुलना और पूछा जाता है दोस्तों आपके वाद्य यंत्र, यानी अरावली की तुलना किस वाद्य यंत्र से की गई है। जैसा अभी आरपीएससी ने महात्मा गांधी का वाद्य यंत्र पूछा था, तो इसका भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अरावली की तुलना भी आपकी तंदुरा से करते हैं। किसे करते हैं दोस्तों, आपके तंदुरा से। तंदुरा कैसा होता है आपका, जैसे दक्षिण पश्चिम तो आपकी अरावली सघन है, विस्तृत है, फिर आगे चल के सिकुड़ जाती है, ठीक है। जैसे रायसीना हिल्स तक आपकी जाती जाती है। तो आपके वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों, आपके ताप नूरा आ सकता है आपका, कौन सा, ताप नूरा या तंदुरा से। तो हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट हम याद करते हैं। हर देखो सारी चीज़ें हिंदी ग्रंथ अकादमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कलाम भी यहाँ पर देखने, कलाम की तो प्रत्येक लाइन आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी और आपके एनसीईआरटी के भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑथेंटिक बुक से आपकी क्वेश्चन आपकी इस प्रकार से आने लगे कि आपको प्रत्येक हर पॉइंट याद करवाने का हमारा दायित्व हो चुका है। और हमें भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए, हर पॉइंट हमें याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछे। तो इस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो तुलना आज तक आपने देखा था कि यूएसए की अपलेशियन पर्वत से की जाती है, नोट्सों के अंदर आपको इतना मिलता है, बुकों के अंदर तो तीनों शरीर के किस अंग से की जाती है, आपकी कान से की जाती है, आपके बुक के अंदर मिल जाएगा आपको किसी भी गाइड के अंदर। वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों, आपकी अरावली की तुलना की गई आपकी ताप नूरा से। किससे की गई दोस्तों, आपकी ताप नूरा या तंदुरा भी आपका देखने को मिल सकता है। तो ये थी आपकी अरावली की बेसिक जानकारी दोस्तों, क्या थी आपकी बेसिक जानकारी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1। तीसरा गलत क्यों हुआ, क्योंकि देखो दोस्तों आपकी नवीन वलित पर्वतों का नहीं है दोस्तों, आपकी प्राचीन वलित अवस्था है। कैसे आपकी प्राचीन है, निर्माण अवस्था थी अरावली की, वो कैसी थी आपकी वलित थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अपना, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनिए। देखो पहला कथन ये दे रखा है आपका, अरावली पर्वतमाला वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, बिल्कुल राइट।
वर्तमान केशिया पर्वतमाला का उदाहरण है अरावली पर्वतमाला दोस्तों आपका। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया, सीधा बिल्कुल राइट। दीर्घकालीन अपर्दन के कारण, देखो अवशिष्ट क्यों है, दीर्घकालीन अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई एवं संरचना में निरंतर क्षरण हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी अरावली नष्ट हो रही है, यानी इसका क्षरण हो रहा है, बिल्कुल राइट। यानी अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है और दीर्घकालीन अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई एवं संरचना में निरंतर क्षरण हो रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली की बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे बात करें इसका क्षेत्रफल कितना आपका अरावली का, धीरे धीरे हम अरावली के प्रत्येक पॉइंट को याद करते बढ़ रहे हैं दोस्तों आपका। अरावली की बात करें तो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों आपके, क्षेत्रफल की बात करें तो 9% भाग में फैली हुई है। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लगभग कितने परसेंट जनसंख्या रहती है दोस्तों, 11%, सॉरी 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अरावली की बात करें तो अरावली को भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है आपका, भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मेरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों आपका, अरावली को मेरू कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत बार एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों, तो ये कारण और आर भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की तुलना पर्वत श्रेणी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। अरावली पर्वतमाला की मुख्य पर्वत श्रेणी, अरावली जो पर्वतमाला की जो मुख्य पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ठीक है, का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है आपका, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, क्वार्टजाइट से या बेसाल्ट की चट्टानों से। तो कौन सी चट्टानी पाई जाती है दोस्तों आपकी, क्वार्टजाइट चट्टानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली रेंज का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के अलग होने से के समय माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका याद कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि अरावली है ना दोस्तों, अरावली को फिर से याद करते हैं। देखो दोस्तों अरावली है ना विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है। कौन सी आपकी, विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, वलित श्रेणी है, ये तो हमें पता है, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर की है दोस्तों, ठीक है। और काल की बात करें दोस्तों, तो काल एक बार फिर से बता देता हूँ, किस काल की मान जाती है दोस्तों आपकी, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल या आद्य महाकाल भी आ सकता है, या आपका आ सकता है दोस्तों प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक या आद्य महाकाल भी आपको देखने को मिल सकता है, आद्य महाकाल काल की मान जाती है कौन, आपकी अरावली। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। कलाम की बुकलेट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर अरावली रेंज का निर्माण, अरावली रेंज है दोस्तों, अरावली रेंज का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के अलग होने से हुआ है, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के अलग होने के समय माना जाता है, यूरेशियन प्लेट के अलग होने के समय माना जाता है, समय माना जाता है, माना जाता है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो हम पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं दोस्तों, देखते हैं। और तुलना हमने देख चुके हैं आपकी, और कैसे परस्य की है दोस्तों आपकी, यूएसए की एप्लीकेशन परस्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर परिवर्तन का सही कारण क्या है। अरावली जो पर्वतमाला की ऊंचाई में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर परिवर्तन का सही कारण क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी गतिविधियां, अपर्दन की तीव्रता में अंतर, नवीन मोड़दार संरचना या हिमहानी क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अपर्दन की तीव्रता में अंतर। ऑप्शन नंबर 1-2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें याद करनी, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में पूछा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पूछा है। तो दोस्तों बात करते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार, विस्तार की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका विस्तार कहाँ तक है, विस्तार की दिशा पूछे दोस्तों, तो ये दिशा वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो इसका विस्तार दोस्तों आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर,
ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है इसका विस्तार, कुल विस्तार की बात करें तो कुल कितना है दोस्तों आपका 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों आपका, गुजरात के पालनपुर से, यानी पालनपुर की बात करते हैं दोस्तों, पालनपुर कहाँ पर आपका, गुजरात, गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स, कहाँ पर दोस्तों आपके दिल्ली के अंदर। तो कुल विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों अरावली का, पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। वहीं यहाँ पर नोट लगा के याद कर ले दोस्तों, राजस्थान में, राजस्थान में विस्तार की बात करें तो कितना दोस्तों आपके 550 किलोमीटर, कितना आपका 550 किलोमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान विस्तार कितना आपका 550 किलोमीटर है। और राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक आपका दोस्तों, सिरोही के अंदर एक गांव पड़ता है आपका खेड़ वर्मा। कौन सा आपका, खेड़ वर्मा, नोट कर लेना साथ साथ। खेड़ वर्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके, झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। राजस्थान में विस्तार की बात करें, कुल जिले की बात करें आपके, कुल जिले पूछे दोस्तों तो कितने जिलों में इसका विस्तार है दोस्तों आपके, 13 जिलों के अंदर। अरावली का विस्तार राजस्थान में कितने जिलों के अंदर है दोस्तों आपके, 13 जिलों के अंदर है। जिलों की बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं सिरोही से, तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर। और नए जिले की बात करें तो आपके ब्यावर, खेड़ता, तिजारा और डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा तो पहले था, ठीक है। तो ये 13 जिले हैं दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है दोस्त। औसत ऊंचाई की बात करें तो कितने दोस्तों आपके 930 मीटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, अपर्दन की तीव्रता के कारण अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर परिवर्तन का सही कारण है। यानी परिवर्तन का सही कारण क्या आपका, अपर्दन की तीव्रता में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, अरावली पर्वतमाला के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी आपकी, गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, गुरु शिखर दोस्तों। कितने मीटर आपकी दोस्तों, 1722 मीटर। कितनी आपकी, 1722 मीटर। देखो 1722 मीटर है आपकी। फुट में भी पूछ ली जाती है आपकी, 5650 फुट है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, अभी बिल्कुल राइट है। अभी हमने देखा पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया कि अरावली पर्वतमाला की दिशा आपको पूछी जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बिल्कुल राइट है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों आपकी, उपाद्र जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल राइट। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही कोट की बात करें तो 1 2 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट पूछे आपके, साथ साथ याद करो। अरावली की फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पूछे गए तो सर्वोच्च शिखर कौन सा पूछा आपका, सर्वोच्च शिखर की बात करें दोस्तों तो कौन सा हो गया आपका, गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा आपका, गुरु शिखर है दोस्तों। कितना आपका 1722 मीटर। कितना आपका 1722 मीटर। और कहाँ पर दोस्तों, गुरु शिखर कहाँ पर आपका, सिरोही के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है आपका, सिरोही के अंदर पड़ता है दोस्त। दूसरा बात करें दोस्तों, हमने औसत ऊंचाई की बात करें, दूसरा फैक्ट पूछा जाता है सीधा सीधा। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी, 930 मीटर। कितनी है आपकी, 930 मीटर है। वही बात करें आपके निम्नतम पॉइंट, निम्नतम बिंदु कौन सा है दोस्तों अरावली का। उच्चतम तो हमने गुरु शिखर देखा, तो निम्नतम कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, निम्नतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों आपकी पुष्कर घाटी, अजमेर। पुष्कर घाटी, अजमेर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों, सबसे ऊंचा शहर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे ऊंचा शहर अरावली के अंदर, श्रृंखला के अंदर सबसे ऊंचा शहर कौन सा है दोस्तों आपका, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, माउंट आबू। शहर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, शहर कौन सा आपका, माउंट आबू है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू कितनी मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है दोस्तों आपका, 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। साथ साथ याद कर लो दोस्तों।
मैं बात करें जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसे दोस्तों आपकी उपादर जलवायु पाई जाती है। अरावली में किसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, उपादर जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों, मिट्टी की बात करें दोस्तों आपकी तो मुख्य रूप से मिट्टी की बात करें तो आपका पर्वतीय मिट्टी कौन सी पाई जाती है, आपकी पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, कैसी आपकी पर्वतीय मिट्टी आपकी पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है मुख्य रूप से उदयपुर और कोटा, उदयपुर और कोटा के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है, मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बार बार भी आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। दिशा हम देख चुके, खनिज की बात कर लेते हैं, खनिज वाला टॉपिक भी तो आपके है। तो अरावली में कैसे खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अरावली में कैसे खनिज पाए जाते हैं, आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मैंने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बताया था कि धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, उससे क्या होता है आपका खनिज संसाधन का बेसिक मजबूत हो जाएगा साथ साथ ही, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक सारे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को जोड़कर देखेंगे। जैसे अगला टॉपिक जलवायु है, तो यहाँ पर देखो हम पढ़ रहे हैं कि अरावली की जलवायु बात करें तो कैसी आपकी उपादर जलवायु है। और नेक्स्ट टॉपिक भी कौन सा आपका सिलेबस में जलवायु है। तो कल जो आपका टेस्ट होगा वो किसका होगा, जलवायु का होगा। तो इस चीज़ को हम अभी से तैयार करना समझेंगे। और कल जैसे बताऊंगा तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कल मैं जैसे आपको ये बताऊंगा कि जलवायु के अंदर कि उपादर जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, आप इससे पूछूंगा सारे क्वेश्चन। तो आपको ये बताना होगा कि अरावली के अंदर, क्योंकि हमने आज पढ़ा है और इसका बेस हम मजबूत करें, क्योंकि कल वाले टॉपिक का आज ही मजबूत करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अरावली पर्वतीय प्रदेश में महत्व के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय प्रदेशों में विभाजित करती है, बिल्कुल राइट। देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय प्रदेशों में विभाजित करती है, बिल्कुल राइट। देखो मैप के थ्रू इसको समझते हैं दोस्तों। देखो मैप के थ्रू हमने इसको समझते हैं दोस्तों। अब देखो 3 चीज़ें आप यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, मैप के थ्रू समझते हैं। अरावली का विस्तार कैसा है दोस्तों, अरावली का विस्तार मुख्य रूप से जैसे अजमेर में कम है और फिर आपका यहाँ तक ऐसे जाता है दोस्तों। और वैसे बात करें आपका दक्षिण में यहाँ शुरू होता है आपका अरावली का विस्तार और अजमेर में बीच में कम हो जाता है और फिर इधर आपका यहाँ तक अरावली का विस्तार है। ठीक है, आप देखो सबसे पहले 2 चीज़ें याद करना दोस्तों। ये आपकी क्या है, अरावली है। क्या आपकी अरावली है। अब देखो अरावली की देखो अभी हमने देखी थी संरचना, देखी थी अभी तुलना देखी थी दोस्तों। अब देखो ये कान के समान दिख रहा है कि नहीं, कान के समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैप के डायग्राम में देखिए दिख रहा है ना। तो ये तो कान से की गई। दूसरा इसका देखो ये आपका अरौला वाद्य यंत्र बात करें, तंदुरा के समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तंदुरा ऐसा तो होता है ना। ठीक है, तो तंदुरा से इसकी तुलना की गई वाद्य यंत्र के अंदर। 2 चीज़ें तो आपको ये याद तैयार हो गई। अब देखो ये कितने सेमी समवर्षा रेखा पर अरावली दोस्तों, आपकी 50 सेमी समवर्षा रेखा पर है। कितनी है आपकी, 50 सेमी समवर्षा रेखा के ऊपर है, जो आपके राजस्थान को 2 भागों के अंदर बांटती है, पश्चिमी और आपकी पूर्वी। और इधर तो क्या होता है दोस्तों आपके मरुस्थल गैर मरुस्थलीय प्रदेश, और इधर कौन सा होता है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं ना, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पश्चिम की ओर विस्तार को बढ़ावा देती है दोस्तों। देखो अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पश्चिम की ओर विस्तार को बढ़ावा देती है, देती है क्या, रोकने का काम करती है पश्चिम की ओर। देखो इधर तो मरुस्थल बढ़ ही रहा है आगे तो, ठीक है, तो इधर रोकती है, तो वो तो बढ़ावा देती है, उल्टा दे रखा है, लेकिन बिल्कुल सही है दोस्तों एक कथन। अरावली पर्वतमाला से अनेक प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, बिल्कुल। अरावली पर्वतमाला से क्या होता है दोस्तों, आपके अनेक नदियों का उद्गम होता है, नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का मरुस्थल पश्चिम की ओर विस्तार को बढ़ावा देती है, नहीं देती दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से अनेक प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, बिल्कुल। अरावली पर्वतमाला से अनेक प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, बिल्कुल सत्य है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। हमने देखेंगे जलवायु के अंदर, देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके अंदर एक कारक आएगा दोस्तों आपका अरावली। तो देखो अभी अगले टॉपिक का बेसिक यहाँ पर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, ये देखो आप ये चीज़ें देखो आप, इन ऑप्शनों को देखो, बहुत सोच समझ के आपके ये ऑप्शन बनाए गए, बहुत सोच समझ के, ताकि आपको बेसिक भी मजबूत हो, साथ साथ अगले टॉपिक को पिछले टॉपिक से कनेक्ट भी करें। इस प्रकार से तैयारी करेंगे दोस्तों हम। देखो ये चीज़ें आप खुद समझदार हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों को तो आप खुद समझ सकते हो कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो जलवायु का टॉपिक यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो 1 3 4 आपका सही होगा दोस्तों। सही कथन का हमें चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बात करते हैं आपकी नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियों, प्रमुख नदियों की बात करें, जैसे बनास आप ले सकते हो, किसको ले सकते हैं दोस्तों, बनास, बनास खमनौर की फाड़ियों से होता है, बेड़च का गोगुंदा की फाड़ियों से उद्गम होता है,
ठीक है। लूनी की बात करें तो नागफाड़ से लूनी का उद्गम होता है दोस्तों, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोठारी की बात करें तो दिवेर की फाड़ी से होता है दोस्तों। और साबरमती की बात कर लेते हैं, साबरमती का कहाँ से होता है दोस्तों, आपके उदयपुर से होता है। कहाँ से? कोटला क्षेत्र उदयपुर से साबरमती, राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है साबरमती। कितने किलोमीटर बहती है? 42 किलोमीटर। अभी अपवा तंत्र के अंदर इन चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अरावली के दो यहाँ पर नोट लगा के बहुत सी चीज़ें याद भी कर सकते हो साथ साथ। अरावली को राजस्थान की रीढ़ की हड्डी तथा राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। अरावली को राजस्थान की रीढ़ तथा राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। साथ साथ ही अरावली की बात करें तो अरावली को राजस्थान का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान का अजायब घर भी कहते हैं। अजायब घर भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करने वाले इस टॉपिक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीका का क्वेश्चन है आपकी, यानी समझदार क्वेश्चन है। वैसे ज्योग्राफी आप सभी को इजी लगती होगी, लेकिन इतनी इजी है नहीं, बहुत शानदार है। हर पॉइंट को हम समझने का प्रयास करें। जैसे कोपेन वाला भी आपका पूछा था रीड थर्ड ग्रेड के अंदर, मेंस के अंदर, साइंस में तो वालों के अंदर 2 थानवेट के दिए थे, 2 कोपेन के दिए थे और क्रम पूछा था, ठीक है। वर्गीकरण को संतुष्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आजकल पूछने लगे हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के विभिन्न नामों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन करना है। अब अरावली पर्वतमाला के विभिन्न नाम भी है दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं और असंगत युग्म का हमें चयन करना। तो चलते हैं। हिंदू ओलंपस किसने कहा दोस्तों? आपके कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, बिल्कुल राइट। आबू गुलाब सिरोही के अंदर कहा जाता है, बिल्कुल राइट। अडावल बूंदी के अंदर कहा जाता है, बिल्कुल राइट। और ये क्या लिखा है आपका? उक्त तट की गर्दन, ठीक है, उत्कट की गर्दन, विष्णु पुराण दोस्तों, विष्णु पुराण के अंदर इसको परिपत्र कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? आपका परिपत्र कहा गया है। फिर दोस्तों आपके ये उक्त की गर्दन की बात करें तो ये किसमें कहा गया है दोस्तों? अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? आपके अबुल फजल ने। थोड़ा सा नाम नहीं आया मुझे ऐसा पढ़ने में, ठीक है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? जो भी नाम है अपना गर्दन किसने कहा? आपके अबुल फजल ने कहा है। विष्णु पुराण के अंदर अरावली का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? आपके परिपत्र के अंदर मिलता है। और आडा वट्टा यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के। आडा वट्टा कहाँ पर कहा जाता है दोस्तों? आडा वट्टा कहा जाता है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पर कहा जाता है दोस्तों? आपका उदयपुर के अंदर कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहे जाने की का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ये केवल मरुस्थल के विस्तार को रोकती है? नहीं दोस्तों, केवल मरुस्थल के विस्तार को रोकने के कारण इसको जीवन रेखा नहीं कहा जाता। ये खनिज संसाधन से रहित क्षेत्र है। देखो खनिज संसाधन सर्वाधिक आपके कहाँ पर है? अरावली में पाए जाते हैं। यह जल विभाजक, खनिज, जैव विविधता एवं वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अरावली जल विभाजक का काम भी करती है, खनिज संसाधन है, जैव विविधता एवं वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजस्थान के लिए, इसलिए इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, राजस्थान की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान की रीढ़ कहा जाता है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सारे उपनाम करवा दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन आपके, अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, बिल्कुल राइट। देखो पीछे क्या आया था, हमारे क्वेश्चन आया था ना आपका, जो गलत हुआ था आपका ऑप्शन। तो अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल को, थार मरुस्थल के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, बिल्कुल राइट, यानी इधर आपका आने नहीं देती, ठीक है। और इसी के लिए अभी आपका अरावली वाला विरोध भी चला था, चर्चित 100 मीटर वाला, याद कर लेना दोस्तों। 100 मीटर वाला विरोध हुआ था तो अरावली पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में चर्चित हो गई थी, ठीक है, चर्चित विषय बन गया था। तो अरावली से क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड वाले क्वेश्चन आपके चर्चित क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है आरपीसी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना, हो सकता है 2 नंबर आपकी सिलेक्शन के लिए बने हो। अरावली से निकलने वाली सभी नदियां अरब सागर में गिरती है दोस्तों, सभी नदियां अरब सागर में नहीं गिरती, ये गलत हो जाएगा। अरावली से निकलने वाली सभी नदियां, बात करते हैं आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां भी हैं, ठीक है, अरब सागर में भी गिरती है और बंगाली खाड़ी के अंदर भी की नदियों में भी जाके कनेक्ट होती है, तो गलत हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला राज्य के अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र, बिल्कुल राष्ट्र।
बिल्कुल राइट है। अरावली पर्वतमाला है राज्य की अधिकांश नदियाँ जो मुख्य मुख्य नदियाँ निकलती है या अनंतिक अपातंत्र की नदियाँ निकलती है वो सारी की सारी कहाँ से निकलती है दोस्तों, आपकी अरावली से निकलती है। और अरावली इसको इसलिए जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है और आने वाली भविष्य की यानी पीढ़ी यानी उसके लिए भी अरावली का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। जब तक हम नहीं होंगे तब तक आपका कौन नहीं सुनेगा। ठीक है, हम ये सोचेंगे जब तक हमारे ऊपर बीतेगी तब देखा जाएगा दोस्तों, उस समय आपकी बहुत लेट हो जाओगे आप। तो आपका 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण आधारित प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कथन और कारण आधारित विकल्प का सही प्रश्न हमें चुनना है। देखो कथन एक क्या दे रखा है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको क्वेश्चन को, नीचे कट रहा है मेरे हिसाब से शायद। देख क्या है, कथन कारण आधारित प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में वर्षा करवाने में सहायक है। पूर्वी और दक्षिणी भागों में वर्षा कराने में सहायक अरावली पर्वतमाला, बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है आपका। देखो बंगाल की खाड़ी, देखो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली से टकराकर वर्षा करती है, जबकि अरब सागर शाखा अरावली के समांतर बह जाती है, बिल्कुल राइट। कारण भी सही है भाई, बंगाल की खाड़ी से आ रही है तो वो सारी सारी अरावली से टकराएगी और पूर्व के अंदर और दक्षिण राजस्थान में गंगा वर्षा होगी, और आपकी अरब सागर की शाखा आपके अरावली के समांतर निकल जाती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है अरब सागर की शाखा। तो ये यार दोनों सत्य, आर एक किसी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार खतन वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, प्लाटून वाली पेपर में तो आरपीएस ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ठीक, क्वेश्चन पूछने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी अरावली के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप देखो अरावली की बात करें दोस्तों तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपके 3, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले उत्तरी अरावली की। किसकी बात कर रहे हैं हम? आपके उत्तरी अरावली की। अब देखो बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ सतत संक्रांत में पाई जाती है। सही बात है क्या? उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ किस पाई जाती है? सतत संक्रांत में पाई जाती है? नहीं दोस्त, पहला ही गलत हो जाएगा इसमें, पहला तो गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हमें पूछा है कि सही है, सही है ये पूछा है हमें। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला की दोस्तों सतत श्रृंखला में नहीं पाई जाती, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका क्रम कैसा है दोस्तों आपका? देखो बात करते हैं जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू में तो पहाड़ियाँ आती है ना, वो तो कैसे होती है? आपकी क्रमबद्ध ना होकर चित्री है, कैसे आपकी खंडित रूप, खंडित रूप, या दोस्तों यहाँ पर ये भी आ सकता है आपका छित्री, छित्री पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तरी अरावली में केवल अलवर जिले की पहाड़ियाँ सम्मिलित है? नहीं दोस्तों, केवल अलवर जिले की पहाड़ियाँ नहीं है इसमें सम्मिलित है। उत्तरी अरावली के अंदर सीकर की भी आती है, जयपुर की भी आती है दोस्तों, दौसा की भी आती है। ठीक है, केवल उत्तरी अरावली की नहीं है। और सीकर वाली पहाड़ियों को तोरावटी कहा जाता है, आप सभी को पता है गिरे क्षेत्र को। उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ क्रमबद्ध न होकर क्षेत्रीय हुई अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ क्रमबद्ध न होकर क्षेत्रीय अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल राइट। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है दोस्त, औसत ऊंचाई 1500 मीटर उत्तरी अरावली की नहीं है दोस्त, ये आपका गलत हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा दोस्त। देखो यहाँ पर बात करते हैं हम उत्तरी अरावली की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपकी उत्तरी अरावली की बात करते हैं। सबसे पहला उत्तरी अरावली में क्वेश्चन पूछा था विस्तार का। भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार की बात करें दोस्तों तो उत्तरी अरावली का विस्तार दोस्तों आपके वैसे खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। खेतड़ी झुंझुनू से आपका सांबर जयपुर तक है, सांबर जयपुर तक है दोस्त। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए। फिर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है सर्वोच्च शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा है तो आप सभी जानते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहाँ पर कौन सा है दोस्तों? आपका रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1055 मीटर। कितनी? 1055 मीटर। इसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन आता है उत्तरी अरावली के अंदर? दोस्तों आपके माल खेत की पहाड़ियाँ आती है। कौन सी? आपकी माल खेत। और माल खेत की दोस्तों औसत ऊंचाई कितनी दोस्तों? आपका 1052 मीटर। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका लोहागढ़ जी, लोहारगढ़ जी। और लोहागढ़ जी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आपकी 1051 मीटर, 1051 मीटर। सीधे सीधे क्रम आपके पूछे जा सकते हैं।
सब प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो आपका शिखर प्रमुख रूप से आ जाता है दोस्तों। आपका चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है उत्तरी अरावली के अंदर? चट्टानें की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है आपकी क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट। और इसके अलावा आपकी उत्तरी अरावली में चट्टान पाई जाती है आपकी फाइलाइट, फाइलाइट। ये चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? आपकी उत्तरी अरावली के अंदर पाई जाती है। दर्रा की बात करें तो उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता। दर्रा की बात करें तो कोई नहीं, कोई दर्रा नहीं पाया जाता आपका उत्तरी अरावली के अंदर। तो ये आपकी याद होनी चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों बात करते हैं आपके जो सीकर जिले की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, सीकर में इसको क्या बोला जाता है? सीकर के जो उत्तरी यानी नीमका थाना वगैरह क्षेत्र है ना, सीकर के क्षेत्र में, सीकर के क्षेत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों? आपके तोरावाटी बोला जाता है। और सीकर में पहाड़ियों जो अरावली पहाड़ियाँ उसको मालखेत या पालखेत की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मालखेत या पालखेत की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मालखेत या पालखेत की पहाड़ियाँ। उत्तरी अरावली के संबंध की बात करें, जैसे आपकी क्रासका और काकनवाड़ी का पठार आपके अलवर के अंदर, कौन सा? क्रासका और काकनवाड़ी का पठार। इसका संबंध भी कौन से अरावली से दोस्तों? उत्तरी अरावली से। क्रासका एवं काकनवाड़ी का पठार, इसका संबंध कौन से अरावली से दोस्तों? आपकी उत्तरी अरावली से। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो डिटेल से याद कर लीजिए सारे सारे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो निम्न कथनों विचार कीजिए। उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। बिल्कुल राइट। जयपुर की भी है, दौसा की भी है, अलवर की भी है, सीकर की भी है और झुंझुनू की पहाड़ियाँ भी सम्मिलित है। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। उत्तरी अरावली की सभी प्रमुख चोटियां 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली है दोस्तों। सभी प्रमुख चोटियां की बात करें तो 1200 मीटर सभी नहीं है दोस्तों। आपकी जैसे प्रमुख चोटियां जैसे खो आ गई, जैसे 920 आपकी जयपुर के अंदर, बहराच अलवर के अंदर है। तो देखो अभी लिख लेते हैं, कुछ चोटियों के क्रम पूछे जाते हैं आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो ऊंचाइयों की बात करें, चोटियों की बात करें, उत्तरी अरावली की चोटियों की बात करें और डिटेल से करें तो डिटेल से करते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले बात करें आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? आपकी रघुनाथगढ़। कौन सी आ जाएगी आपकी? रघुनाथगढ़। कितनी आ जाएगी? 1055 मीटर। दूसरे की बात करें तो दोस्तों कौन सी आ जाएगी? आपकी खो जयपुर। खो कहाँ पर? आपकी जयपुर के अंदर। कितनी है दोस्तों आपकी खो की? 920 मीटर। ये पूछी जाती है दोस्तों। तीसरी आपकी जैसे बहराच चोटी आपकी बार बार पूछी जाती है, कौन सी? बहराच। कहाँ पर दोस्तों? अलवर के अंदर। कितने है? 792 मीटर। कितनी है आपकी? 792 मीटर। चौथी चोटी की बात करें जैसे आपकी बरवाड़ा। कौन सी? बरवाड़ा। और बरवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? आपके जयपुर के अंदर। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आपकी बरवाड़ा की 786 मीटर। इसके अलावा दोस्तों जैसे झुंझुनू की एक पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बब्बाई। ये बब्बाई कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू जिले के अंदर। कौन जिले के अंदर? आपकी झुंझुनू जिले के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 780 मीटर। कितनी है आपकी? 780 मीटर। और इसके अलावा जो बार बार आपकी पूछ जाती है काकनवाड़ी। काकनवाड़ी कहाँ पर? आपकी अलवर के अंदर। 677 मीटर। और फिर बात करते हैं जैसे आपकी भानगढ़, बार बार पूछी जाती है आपकी भानगढ़ की चोटी अलवर के अंदर है। कितनी है आपकी? 649 मीटर। ये सारी चोटियों की पूछी जाती है बार बार क्वेश्चन, तो ये याद कर लेना दोस्तों। क्रम भी पूछ लिया जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, उत्तरी अरावली की चोटियों एवं उनकी ऊंचाई के संदर्भ में असंगत का युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का हमें चयन करना है। चलो करते हैं भाई। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, खो 920 मीटर है, काकनवाड़ी 677 है क्या? काकनवाड़ी 677 मीटर है। नारगढ़ दोस्तों 780 मीटर है क्या? ये गलत हो जाएगा। नारगढ़ की 780 मीटर नहीं है दोस्तों। 780 मीटर कौन सी चोटी की है उत्तरी अरावली के अंदर? बात करें तो बब्बाई। बब्बाई कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। और नारगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? आपकी नारगढ़ अपनी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 599 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, उत्तरी अरावली की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तरी अरावली की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर।
दोस्तों रघुनाथगढ़, खो, बैराज और बरवाड़ा दे रखी है। रघुनाथगढ़, खो, बैराज और आपके बरवाड़ा दे रखी है। सही क्रम की बात करें तो देखो दोस्तों रघुनाथगढ़ की कितनी बताई हमने, 1055 मीटर। तो सबसे पहले तो कौन सी आएगी, रघुनाथगढ़ आएगी। तो दोस्तों पहले में दे रखा है और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, चौथा और दूसरा आपका गलत हो जाए। खो की बात करें दोस्तों, खो की कितनी ऊंचाई है आपकी, 920 मीटर। जयपुर के अंदर है। बहराज कहाँ पर है दोस्तों आपकी, बहराज अलवर के अंदर 792 मीटर। और बरवाड़ा कहाँ पर दोस्तों, बरवाड़ा आपकी जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, 786 मीटर। तो ऊंचाई क्रम बात करें तो रघुनाथ, खो, बैराज और बरवाड़ा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अरावली के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। मध्य अरावली की बात करते हैं आप, देखो उत्तरी अरावली हम पढ़ चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। इसमें केवल जयपुर जिले की फाड़े आती है मध्य अरावली, नहीं दोस्तों, जयपुर जिले की फाड़े तो आती नहीं है। जयपुर जिले की फाड़े कहाँ पर आती है आपकी, उत्तरी अरावली में। इसमें पर्वत श्रेणियाँ, संकीर्ण घाटियाँ एवं मैदान एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। मध्य अरावली की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपके श्रेणियाँ, संकीर्ण घाटियाँ एवं मैदान एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा दे रखा है आपका, इसमें अरावली का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, नहीं दोस्तों, अरावली दक्षिणी अरावली में। इसमें कोई प्रमुख चोटी नहीं है दोस्तों, जैसे बानगढ़ के आपका टोटगढ़ हो गया दोस्तों, आपका तारागढ़ हो गया दोस्तों, आपकी नागफाड़ हो गया दोस्तों, आपका गौरव महाराज जी या हो गया आपकी। सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके मध्य अरावली की। किसकी बात करते हैं आपके, मध्य अरावली की बात करते हैं दोस्तों। मध्य अरावली में क्या चीज़ें याद करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आपका विस्तार से। कहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, विस्तार से। दोस्तों इसका विस्तार आपका सांबर जयपुर से देवगढ़ या टोटगढ़ राजसमंद तक। कहाँ तक आपके, सांबर जयपुर से राजसमंद तक इसका विस्तार है। सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली का सबसे निम्नतम भाग, अरावली का सबसे निम्नतम भाग, अरावली का न्यूनतम विस्तार, बहुत। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ पर आपकी दोस्तों, आपकी अजमेर के अंदर। कहाँ पर आपका दोस्तों, अजमेर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। चोटियों की बात करें, यहाँ पर मध्य अरावली की चोटियों की बात करें दोस्तों, चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, सबसे ऊंची चोटी है आपकी टोटगढ़, 934 मीटर। और इसके उपनाम भी याद कर लेना साथ साथ, इसको गौरमजी भी बोल सकते हैं दोस्तों, आपकी गौरमजी या आपकी महाराज जी भी बोलते हैं, गौरमजी या महाराज जी बोलते हैं। इसके बाद हम दोस्तों 2 नंबर पर आता है आपका दोस्तों तारागढ़, 873 मीटर। और तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आपकी नागफाड़, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों आपकी, 795 मीटर। सीधा क्वेश्चन आपकी पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, नागपाड़ से निकलती है, आप तंत्र के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ये आपकी थे मध्य अरावली की पूछ जाती है, घुघरा घाटी का संबंध कहाँ से है, घुघरा घाटी कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, मध्य अरावली का ही हिस्सा है। और बात करें आपके जो ब्यावर के आसपास की पहाड़ियाँ, ब्यावर के आसपास की पहाड़ियाँ पहाड़ियों की बात करें तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी कुकरा की पहाड़ियाँ कहलाती है, कुकरा की पहाड़ियाँ। सीधे सीधे क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं मध्य अरावली से संबंधित, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मध्य अरावली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पर्वत श्रेणियाँ, संकीर्ण घाटियाँ, मैदान एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, लूनी नदी के उद्गम एवं मेरवाड़ा पहाड़ियों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। लूनी नदी के उद्गम और मेरवाड़ा पहाड़ियों के सही क्रम में संदर्भ में सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला दे रखा है लूनी नदी का उद्गम तारागढ़ से होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम आपके तारागढ़ से नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऊंचाई बता दी थी क्या मैंने, तारागढ़ की ऊंचाई, हाँ बताया 873 बता दी थी दोस्तों। तारागढ़ से नहीं होता, नागपाड़ से होता है।
मेरवाड़ा पहाड़ियों मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है, तो पहला यहाँ पर देखो तारागढ़ से गलत हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? आपके नागपाड़ से, बिल्कुल राइट। तथा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मारवाड़ मैदान को और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि मारवाड़ और मेवाड़ को अलग कौन सी पहाड़ियाँ करती है दोस्तों? आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ करती है? आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिणी अरावली के निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में बात कीजिए। देखो सबसे पहले दक्षिणी अरावली की बात करते हैं दोस्तों। चोटियों की बात करने से पहले दक्षिणी अरावली की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपका विस्तार। दोस्तों विस्तार की बात करें तो आपके देवगढ़ राजसमंद से वैसे माना जाता है आपका कालीजरा की पहाड़ी तक, कालीजरा की पहाड़ियों तक इसका विस्तार माना जाता है दोस्तों। और मुख्य रूप से बात करें तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से देखो ये याद करना, कालीजरा की पहाड़ियाँ आपकी वसराड़ा के अंदर पड़ती है, या देवगढ़ से आपका सिरोही तक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यानी आपका दक्षिणी पश्चिम वाला जो अरावली का विस्तार है ना पालनपुर, उस विस्तार में माने तो वहाँ तक, और देवगढ़ दक्षिणी अरावली की बात करें तो कालीजरा की पहाड़ी तक होता है। ठीक है, दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है? आपकी अंतिम पहाड़ी राजस्थान में कौन सी? आपकी कालीजरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो अरावली से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब घटते क्रम में देखो सबसे ऊंची तो गुरु शिखर है। सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही के अंदर है। कितनी है आपकी? 1722 मीटर सिरोही के अंदर है दोस्तों। शहर की बात करें दोस्तों, शहर की बात करें तो 1593 मीटर, दूसरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दिलवाड़ा की बात करें तो सिरोही के अंदर राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, 1442। और जरगा की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, 1431। और ये कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। बाकी तीनों सिरोही के अंदर है। तो गुरु शिखर, शहर, दिलवाड़ा, जरगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिणी अरावली की चोटियों एवं जिलों के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। दक्षिणी अरावली की चोटियों और जिलों के संबंध में असत्य कथन का में युग्म का चयन करना। सॉरी, कोमलगढ़ कहाँ पर दोस्तों? राजसमंद के अंदर, बिल्कुल राइट। ठीक है, ऊंचाई की बात करें कोमलगढ़ की तो कितनी है दोस्तों? आपकी ऊंचाई 1224 मीटर, 1224 मीटर। सज्जनगढ़ की ऊंचाई की बात करें, बहुत बार आपके एग्जाम पूछी गई है सज्जनगढ़। ठीक है, उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। और ऊंचाई की बात करें तो 938। सज्जनगढ़ की कितनी दोस्तों? आपके 938। कमलनाथ की 1001, तो 938 मीटर। ऋषिकेश राजसमंद के अंदर नहीं है दोस्तों। ऋषिकेश कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। कहाँ पर आपकी? सिरोही के अंदर। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों ऋषिकेश की? ऊंचाई की बात करें तो ऋषिकेश की ऊंचाई 1017 मीटर। कितनी है आपकी? 1017 मीटर। अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, बिल्कुल राइट। और अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1380 मीटर, 1380 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंगत युग्म आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? जालौर की पहाड़ियों में डोरा, देखो जालौर की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी आपकी? डोरा, बिल्कुल राइट। तो जालौर की पहाड़ियों में डोरा, इस्राना बाखर, रोजा बाखर और झारोला शामिल है, बिल्कुल राइट। जालौर के अंदर पड़ती है दोस्तों ये जालौर। इस्राना बाखर और रोजा बाखर की बात करें तो ये कौन सी पहाड़ियों में? आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। कहाँ पर स्थित है? आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर देखो दोस्तों साथ साथ ऊंचाई भी याद कर लो। जालौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी डोरा। यानी जालौर की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपकी डोरा है, जिसकी 869 मीटर है। कितनी आपकी? 869 मीटर है। और इस्राना बाखर की बात करें तो इस्राना बाखर की कितनी है दोस्तों? आपकी 839 मीटर। और रोजा बाखर की कितनी दोस्तों? आपकी रोजा बाखर की ऊंचाई आपकी 730 मीटर। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और झारोल की बात करें तो झारोल की कितनी ऊंचाई है दोस्तों? आपकी 588 मीटर, सॉरी 588 मीटर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इससे पूछिए आपके क्वेश्चन कि जालौर में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है दोस्तों आपकी इस्राना बाखर। और जालौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह दोस्तों आपकी डोरा पर्वत। कौन सी? डोरा पर्वत। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। जालौर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट और रायलोलाइट चट्टान पाई जाती है। कौन सी? ग्रेनाइट और रायलोलाइट चट्टान पाई जाती है, बिल्कुल राइट, जालौर की पहाड़ियों में। नाकोड़ा पर्वत, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित है। नागौना पर्वत एवं छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल राइट। आप देखो यहाँ पर याद कर लेना, पहले बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र, अभी देखो ज्योग्राफी अपडेट भी नहीं है, लेकिन सिवाना वर्तमान में बालोतरा में आता है दोस्त।
बालोतरा नया जिला बन चुका है, तो इस चीज़ को भी साथ साथ याद करना। अब देखो आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खुद को आप समझदार हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप वैसे भी समझदार हो, तो इन चीज़ों को आपको नोट करना है, ठीक है। यानी बाड़मेर, यानी बात करें आपकी नकौड़ा पर्वत और छप्पन की फाड़िया वर्तमान में सिवाना बालोतरा क्षेत्र में स्थित है, न कि बाड़मेर में वर्तमान की दृष्टि से देखें। जालौर और बाड़मेर की फाड़ियों अरावली का हिस्सा है नहीं दोस्त, जालौर और बाड़मेर की फाड़ियाँ अरावली का हिस्सा नहीं है, अरावली का हिस्सा नहीं है दोस्त, सीधा सीधा तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उदयपुर में जरगा व रागा फाड़ियों के बीच हरा भरा भाग किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो उदयपुर में जरगा और रागा फाड़ियों के बीच हरा भरा भाग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, गिरवा, दशहरो, बाखरिया, मगरा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है दशहरो, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन राइट आंसर। गिरवा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, गिरवा कौन सी फाड़ियों कहते हैं दोस्तों, उदयपुर की क्षेत्र है उसको गिरवा कहते हैं। बाखर कहाँ कौन से क्षेत्र को कहते हैं आपके दोस्तों, सिरोही की फाड़ियों को बाखर कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और उदयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भाग की फाड़ियों को मगरा कहते हैं दोस्तों। उदयपुर जिले की, उदयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भाग में फाड़ियों का स्थानीय नाम, बाग में फाड़ियों का स्थानीय नाम, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़, देखो पूर्वी सिरोही की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पूर्वी सिरोही। पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटक नुमा बाघों की स्थानीय भाषा के नाम से जाना जाता है, बाखर, देशेरो, गिरवा या तोरावटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बाखर खा जाता है, अभी देखा हमने, ठीक है। क्या जाता है दोस्तों आपके, बाखर। तोरावटी दोस्तों हम देख चुके हैं, तोरावटी दोस्तों आपके कौन से क्षेत्र को खा जाता है आपका, शेखावटी बेसिन में गिरे, शेखावटी बेसिन में गिरे क्षेत्र, बेसिन में फाड़ियों से गिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों आपके, तोरावटी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देशहर हम देख चुके हैं, हरा भरा भाग, गिरवा हम देख चुके हैं उदयपुर के अंदर, उदयपुर की फाड़ियों क्या कहते हैं दोस्तों, गिरवा कहते हैं, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है गिरवा बाखर, ठीक है। देशहर और सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत बार आए, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, आप भी सकता है दोबारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खतरनाक और कारण का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देखो खतरनाक कारण आधारित संयुक्त क्लब चुनी। देखो मुकुंदरा की फाड़िया कोटा और झालावाड़ में स्थित है, यह क्षेत्र पर्वतीय और पठारी संरचना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों आपके, पठारी संरचना का उदाहरण है, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर एक की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाए दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्वेश्चन आ गया एक। राजस्थान में प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, सुंदा पर्वत आपके जालौर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो लो आप, मुकुंदरा फाड़िया कोटा के अंदर स्थित है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। त्रिकुट फाड़ी करौली के अंदर है, और त्रिकुट पर्वत कहाँ पर आपके, जैसलमेर के अंदर, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर है, बिल्कुल राइट। मगरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, मगरा देखो दोस्तों अभी अभी देखा हमने उदयपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। उत्तरी पूर्वी अरावली में शेखावटी बेसिन में फाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, तोरावटी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सी फाड़िया स्थित है। देखो उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सी फाड़िया स्थित है, बताओ भाई, उदयपुर जिले में पूछिए कौन सी फाड़िया स्थित है दोस्तों। गोगुंदा आपकी उदयपुर के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, जरगा उदयपुर के अंदर है, रागा उदयपुर के अंदर है, बाहुबली हिल्स भी खाबरा आपकी उदयपुर के अंदर है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो खमनौर, बिजराल और दिवेर ये कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद में। हर्षनाथ, उदयनाथ और बेराज कहाँ पर दोस्तों, अलवर के अंदर। हर्ष फाड़ी, खंडेला फाड़ी और मालखेती फाड़िया कहाँ पर है दोस्तों, अपने सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा युग्म आपका असत्य है। देखो त्रिकुट फाड़ी जैसलमेर का सोनार किला, त्रिकुट फाड़ी पे कौन सा आपका, जैसलमेर का सोनार किला, सही है क्या दोस्तों, अरे बताओ तो सही भाई। त्रिकुट फाड़ी जैसलमेर का सोनार किला, बिल्कुल राइट। नैनी फाड़ी बयाना का किला भरतपुर में, नैनी फाड़ी जो बयाना किला भरतपुर का वो कौन सी फाड़ी पे, नैनी। नानी सिटी की फाड़ी सोजत पाली,
सोजत जो किला है दोस्तों आपकी नानी सीढ़ी। चिड़िया टोक पहाड़ी में जैसलमेर किला नहीं है दोस्तों, चिड़िया टोक पहाड़ी में कौन सा आपका मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ जोधपुर वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजसमंद जिले में कोठारी नदी का उद्गम किस नाल से होता है? राजसमंद जिले में कोठारी नदी का उद्गम किस नाल से होता है दोस्तों? पगलिया जिलवाड़ा नाल से, दिव्य नाल से, गोरमघाट नाल से, हाथीगुड़ा नाल से। दोस्तों आपकी दिव्य नाल से। कोठारी नदी कहाँ से उद्गम होती है दोस्तों? दिवेर के फाड़े से होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत बार हम करेंगे आगे। और आपका अफवातंत्र डायग्राम से करेंगे दोस्तों। अफवातंत्र एक नदी का डायग्राम आपको याद करवा दूंगा, जैसे रीट मेंस सेकंड ग्रेड के अंदर आपका सिलेबस करवाया था ना, उस प्रकार से। सेकंड ग्रेड वाले से फर्स्ट ग्रेड वाले दोनों के लिए टॉपिक तो कॉमन है ही वैसे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यावर में टोटगढ़ में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा है? भाई ब्यावर के टोटगढ़ में स्थित, ठीक है, तो ब्यावर नया जिला बन चुका है ना, तो ब्यावर के टोटगढ़ में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा है? कच्छ वाली दर्रा है क्या दोस्तों? नहीं, पीपली दर्रा दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उदावरी दर्रा, बर दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सारे के सारे दर्रे आपके ब्यावर में स्थित है, ब्यावर में स्थित है। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपके ब्यावर के अंदर परवेरिया दर्या भी है आपका, परवेरिया दर्रा, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। पहले अजमेर में आते थे, लेकिन वर्तमान में ब्यावर नया जिला बन चुका है। सुराघाट दर्रा, सुराघाट दर्रा या नाल भी आ सकता है। तीसरा जैसे आपकी शिवपुरी दर्रा, ब्यावर को विजयनगर से जोड़ते हैं। शिवपुरी दर्रा ब्यावर को विजयनगर से जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले करवाई थी एक दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उदयपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, जहां मानसी और माकल नदी का उद्गम होता है? हाथीगोड़ा नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल या देबारी की नाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 फुलवारी की नाल से आपका मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। मानसी वाकल किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों आपकी? सहायक किसके दोस्तों? ये साबरमती की, साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाली से राजसमंद को जोड़ने वाला NH 162 से गुजरने वाला नाल कौन सा है? पाली से राजसमंद को जोड़ने वाला NH 162 से गुजरने वाला नाल कौन सा है? बरनाल, देसरी नाल, फुलवारी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? देसुरी की नाल। कौन सा आपका? देसुरी की नाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित पठारों में से सही विवरण चुनिए। निम्नलिखित पठारों की बात करा और सही विकल्प हमें चुनना है दोस्तों। चलो चुनते हैं दोस्तों। क्या पूछा देखो आपका। उड़िया पठार सिरोही 1360 मीटर, बिल्कुल राइट। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका? उड़िया पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया पठार सिरोही के अंदर। माउंट आबू का पठार 1200 मीटर दोस्तों, लेकिन सिरोही के अंदर नहीं है। माउंट उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। कहाँ पर आपका? सिरोही के अंदर 1200 मीटर है। दूसरा आपका राजस्थान का दूसरा आता है दोस्तों, तीसरा नंबर पर। उदयपुर के अंदर कौन सा है दोस्तों? अब उदयपुर आया तो उदयपुर के अंदर याद करो दोस्तों आपका भोरहाट का पठार। कौन सा आपका? भोरहाट का पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर है। कितनी है? 1225 मीटर। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा है। विस्तार की बात करें दोस्तों तो आपकी देखो वैसे पूछा जाता है गोगुंदा से कुमलगढ़, गोगुंदा से कुमलगढ़। और जिलों की बात करें तो उदयपुर से राजसमंद, उदयपुर से राजसमंद के बीच फैला हुआ है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लसाड़िया पठार दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। लसाड़िया पठार गलत हो जाएगा। 620 मीटर है लसाड़िया, लेकिन लसाड़िया का पठार वर्तमान में दोस्तों लसाड़िया का नया जिला बन चुका है आपका सलूम्बर। कौन जिले के अंदर है आपका दोस्तों? सलूम्बर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हाड़ौती का पठार दोस्तों उदयपुर के अंदर नहीं है आपका। हाड़ौती का पठार आपके झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बूंदी और बारा के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पठारों की बात करें जैसे आपका पोतवार का पूछे, पोतवार का पठार कहाँ पर दोस्तों आपके? पोतवार का पठार आपका अलवर के अंदर है, ठीक है। भौमट की बात करें दोस्तों, भौमट का कहाँ पर है दोस्तों आपका? भौमट का पठार आपका उदयपुर डूंगरपुर के बीच है।
उदयपुर व डूंगरपुर में बोमट का पठार पाया जाता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर याद कर लो काकनवाड़ी का पठार, कौन सा, काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार कहाँ पर दोस्तों, अलवर के अंदर। ठीक है, मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ का किला किस पर आपके दोस्तों, मेसा के पठार पर, मेसा का पठार। लो सारे पठार याद करवा दिए एक ही क्वेश्चन में, सारे पठार। चित्तौड़गढ़ किला कौन से पठार पर स्थित है दोस्तों, मेसा के पठार पर स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक ऊपरमाल का पठार और बच गया आपका, तो वो भी याद कर लो साथ साथ, ऊपरमाल का पठार, ये और याद कर लो साथ साथ। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कौन सा आपका, ऊपरमाल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में सही कथन चुनिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में सही कथन चुनना है। चलो आपका तीसरा भौतिक प्रदेश आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके बारे में देख लेते हैं। यह अरावली पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ है दोस्तों, अरावली पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ है, नहीं दोस्त। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में दोस्तों, कौन से में, पूर्व के अंदर। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2। यह भूमि खराब होने का कारण कृषि कम है, सबसे उपजाऊ मैदान यही है आपका। कैसा दोस्तों, उपजाऊ मैदान। यह राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, नहीं दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका सीधा बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया दोस्तों। देखो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, सबसे पहले इसका निर्माण काल की बात करते हैं। निर्माण काल माना जाता है दोस्तों आपका प्लीस्टोसिन काल, प्लीस्टोसिन काल। मरुस्थल और इसका काल दोनों सेम ही माना जाता है, प्लीस्टोसिन काल। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका पूछा जाता है दोस्तों आपके निर्माण। दोस्तों निर्माण में दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक बन सकता है आपका विश्व के संदर्भ में, एक बन सकता है आपका भारतीय संदर्भ में। विश्व में दोस्तों ये 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष। और भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो ये आपकी गंगा का मैदान का भाग है, गंगा का मैदान। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल आपका 23%, कितना आपका 23% क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात करें दोस्तों आपकी तो जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर, 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और जिले की बात करें तो कुल जिले कितने आते हैं इसके अंदर, आपके जिले आते हैं दोस्तों 13 जिले। कितने जिले आते हैं आपके दोस्तों, 13 जिले आपके इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जलवायु की बात करें दोस्तों तो जलवायु कैसी आएगी आपका यहाँ पर, आर्द्र। जलवायु कैसी आएगी दोस्तों यहाँ पर, आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, मृदा की बात करें दोस्तों तो आपकी मृदा जलोढ़, कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों, आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वन की बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश जो बार बार आपका पूछा जाता है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया इसको, कितने भागों में बांटा गया आपके, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये सभी अभी क्वेश्चन आगे करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चनों के साथ। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का आपका बेसिक आपको याद हो गया होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसे निर्माण काल की बात करें तो प्लीस्टोसिन काल में निर्माण की बात करें तो विश्व के संदर्भ में 33 सागर का अवशेष, और भारत की बात करें तो गंगा का मैदान। क्षेत्रफल में 23% और जनसंख्या में 39%। जिले की बात करें दोस्तों आपके 23 जिले आते हैं। जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और मृदा की बात करें दोस्तों आपके जलोढ़। वनों की बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वत के पूर्व में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ दोस्तों, आपके पूर्व में फैला हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी और समतल मैदान होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल राइट, यह भी बिल्कुल सत्य है। भाई पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी और समतल मैदान होने के कारण कैसे आपका कृषि के लिए उपयोग है। इस मैदानी प्रदेश को राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा नहीं कहा जाता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इस मैदानी प्रदेश को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा नहीं कहा जाता दोस्तों, कहा जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें 3 उपभागों में, इसे 3 उपभागों में नदी बेसिनों के आधार पर विभाजित किया गया है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, चंबल बेसिन में सर्वाधिक किस प्रकार का अपरदन पाया जाता है दोस्तों। भाई
पवन अपर्दन पाया जाता है, हिमानी अपर्दन पाया जाता है, अवनालिका अपर्दन पाया जाता है या तटीय अपर्दन पाया जाता है? तो चंबल बेसिन की बात करें, यानी पहला बेसिन कौन सा था आपका भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला बेसिन कौन सा आपका? चंबल बेसिन। दूसरा आपका बाणगंगा बनास का बेसिन। तीसरा आपका माई बेसिन। तो यहाँ पर देखो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? अवनालिका अपर्दन। भाई चंबल बेसिन में सर्वाधिक कौन सा अपर्दन पाया जाता है आपका? अवनालिका अपर्दन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोटा जिले में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रफल कितना है? कोटा जिले में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रफल कितना है? 1,20,000 हेक्टेयर, 1,30,000 हेक्टेयर, 1,32,600 हेक्टेयर, 1,35,000 हेक्टेयर। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना राइट आंसर हो जाएगा 1,32,600 हेक्टेयर। कहाँ पर है दोस्तों? कोटा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें आपकी 1,30,000 हेक्टेयर कहाँ पर है दोस्तों? आपके सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर के अंदर। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं आपके। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन की बात करें तो कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है दोस्तों? आपके कोटा और सवाई माधोपुर के अंदर है। बार बार क्वेश्चन आपके पूछे हुए गए हैं दोस्तों। और बात करें चंबल की बात करें दोस्तों, अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जान जाती है दोस्तों? आपकी चंबल नदी जान जाती है। अभी कौन सी है आपकी? चंबल नदी। और आपकी सर्वाधिक उत्खात भूमि, सर्वाधिक उत्खात भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि, उबड़ खाबड़ खबर पाई जाती है दोस्तों आपके चंबल नदी घाटी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। बीड़ का निर्माण चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से होता है। बिल्कुल, बीड़ का निर्माण चंबल नदी द्वारा, यानी नदी के अनियमित प्रवाह के कारण मिट्टी का अत्यधिक कटाव, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका बीड़ कहलाता है। डांग या बीड़ खा जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। बीड़ क्षेत्र में नदी अनियमित प्रवाह से विकसित होता है। बीड़ क्षेत्र कैसे विकसित होता है दोस्तों? आपके नदी के अनियमित प्रवाह से विकसित होता है। बीड़ पूर्णतः समतल और उपजाऊ क्षेत्र होता है? नहीं दोस्तों, बीड़ पूर्णतः समतल और उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है। बीड़ में कृषि अयोग्य होता है। बीड़ क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों? पूर्णतः कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि होती है। तो सही कोट की बात करें तो दोस्तों आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में बीड़ क्षेत्र के विस्तार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के बीड़ क्षेत्र के विस्तार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बीड़ से प्रभावित है। कितना क्षेत्र प्रभावित है दोस्तों? आपका 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीड़ से प्रभावित है। बिल्कुल राइट है। बीड़ का सर्वाधिक विस्तार कोटा में, बीड़ का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? कोटा जिले के अंदर है। बिल्कुल राइट है। और क्षेत्र की बात करें 2800 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र कौन कौन से जिलों के अंदर था? सर्वाधिक कोटा का जाता है दोस्तों। फिर आपका सवाई माधोपुर आ जाता है 2 नंबर पर। फिर दोस्तों आपके बूंदी आ जाता है। ये आपके सर्वाधिक भीड़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर आते हैं दोस्तों। भीड़ का सर्वाधिक प्रतिशत धौलपुर जिले में पाया जाता है। भीड़ का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? धौलपुर जिले के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल राइट। सही कोट की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। करौली को भीड़ की रानी कहा जाता है दोस्तों। करौली को क्या कहा जाता है आपका? भीड़ की रानी, भीड़ की रानी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और डांग का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका डांग का राजा की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? आपके धौलपुर को। किसको कहा जाता है? आपके धौलपुर को कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भीड़ को स्थानीय भाषा में खदर भी बोलते हैं दोस्तों। भीड़ को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? स्थानीय भाषा में खदर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है आपका? खदर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बनास बाणगंगा बेसिन का सामान्य ढाल किस दिशा की ओर है? बनास बाणगंगा बेसिन है, इसका सामान्य ढाल किस दिशा में है दोस्तों? आपका पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास के मैदान में को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? बनास का जो मैदान है इसको कितने उपभागों में विभाजित किया है दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। अब 3 को कौन से है वो भी याद कर लो। पहला आपका मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। दूसरा कौन सा है दोस्तों? आपका दूसरा आपका मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान। और तीसरे मैदान की बात करें तो दोस्तों आपके माल खिराड़ का मैदान। कौन सा आपका? माल खिराड़ का मैदान, मैदान। बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो मेवाड़ का मैदान की बात करते हैं दोस्तों। मेवाड़ का मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद में। यहाँ पर सर्वाधिक फसल कौन सी होती है दोस्तों? आपकी फसल की बात करें तो आपकी मक्का की फसल होती है। कौन सी होती है? आपकी मक्का की फसल आपकी सर्वाधिक होती है। ठीक है। और मालपुरा करौली का मैदान वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। मालपुरा करौली के मैदान में दोस्तों आपकी एम हेरोन मोदी ने क्या बोला दोस्तों? एम हेरोन मोदी ने क्या बोला दोस्तों? इसको तृतीय पेली प्लेन, तृतीय पेली प्लेन बोला है दोस्तों। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, निम्न में से कौन सा कथन पिंडमार्ट के मैदान के संबंध में असत्य है? पिंडमार्ट के मैदान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है दोस्तों आपका? बताओ। इसका मैदान, यह मैदान बनास नदी द्वारा निर्मित होता है। बिल्कुल राइट। किसके द्वारा निर्मित होता है? आपका बनास नदी द्वारा निर्मित होता है। इसका विस्तार देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य है। बिल्कुल राइट। इसका विस्तार कहाँ से? आपका देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य है। यह मैदान चंबल नदी द्वारा निर्मित होता है। चंबल नदी द्वारा निर्मित नहीं होता दोस्तों, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। बनास नदी द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य है। यह बनास नदी बेसिन का भाग है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दे रखा आपका, माई बेसिन का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग में। माई बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। बिल्कुल राइट। बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिले माई बेसिन में शामिल है। कौन कौन से जिले आपके? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? आपकी माई बेसिन में। सही विकल्प की बात करें दोस्तों तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माई बेसिन का प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। माई बेसिन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? आपके पुष्प प्रदेश कहा जाता था। बिल्कुल राइट। काटल का मैदान माई बेसिन के नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? आपके तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल राइट। छप्पन का मैदान का विस्तार 56 गाँव में पाया जाता है। छप्पन का मैदान का विस्तार 56 गाँव पाया जाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच, प्रतापगढ़ के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आड़ती के पठार के निर्माण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? टर्सरी काल में अवसादी जमाव से निर्मित होता है आड़ती? नहीं दोस्तों, आपकी टर्सरी काल में बात करें क्रिटेशियन काल में होता। आड़ती के पठार का निर्माण कौन से काल में होता है आपका दोस्तों? क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में दोस्तों इसका निर्माण होता है, यानी ज्वालामुखी द्वारा। क्रिटेशियस काल में बेसाल लावा से ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें दोस्तों, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 6.89% पर फैला हुआ दोस्तों। जनसंख्या की बात करें यहाँ पर 11% जनसंख्या रहती है। यहाँ पर कितनी रहती है आपकी? बताओ भाई। 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। मुख्य रूप से जिले देखें तो मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं दोस्तों। मुख्य जिले कितने आते हैं दोस्तों इसके अंदर? मुख्य जिले की बात करें तो 4 जिले आते हैं। और वैसे जिले पूछे तो कितने आते हैं दोस्तों? 7 जिले आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, 7 जिले। मुख्य जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और दक्षिण पूर्व के 7 जिले आते हैं दोस्तों। वैसे देखें तो प्रमुख नदी चंबल होगी, कलचन, पार्वती, परमन होगी। सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आड़ती पठार को मालवा के पठार का विस्तार मानने का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? प्रमुख आधार देखो, समान जलवायु नहीं दोस्त, समान वनस्पति नहीं, बेसाल चट्टानों व काली मृदा की समानता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी नदियां आड़ती पठार प्रदेश से प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन सी नदियां आड़ती पठारी प्रदेश से प्रवाहित होती है? काली सिंध, पार्वती, बनास या परवन? तो दोस्तों यहाँ पर देखो बनास नहीं होती आगे, बाकी 1, 2 और पार्वती और परवन 3 होती है। तो 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये नदियाँ सारी फटेंगी। काली सिंध आपकी बात करें देवास मध्य प्रदेश से निकलती है और रायपुर से राजस्थान प्रवेश करती है। पार्वती आपकी एमपी से आती है। परवन भी आपकी एमपी से आती है। और करियाठ, बारा से प्रवेश करती है पार्वती। तो सारे क्वेश्चन हम अपा तंत्र के अंदर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आड़ती पठार से संबंधित है तो क्वेश्चन अपना यहाँ पर करना बहुत जरूरी था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्कन का लावा पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन का लावा पठार के संबंध में कौन सा कथन सही? यह आड़ती के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो दोस्तों यह आड़ती के दक्षिणी पूर्व स्थित विध्यांचल किनारा और चुनाव पत्थर संपन्न है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। कौन से हुआ? यह आड़ती के दक्षिणी भाग में स्थित है। बिल्कुल सत्य है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किससे हुआ? आपका ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। बिल्कुल राइट। यहाँ अवसादी चट्टानों की प्रधानता है दोस्तों। कौन सी चट्टानों की? अवसादी चट्टानों की। नहीं दोस्त, अवसादी चट्टानें यहाँ पर नहीं पाई जाती। यह कौन सी चट्टानों की प्रधानता है दोस्तों? यहाँ पर प्रधानता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान,
बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता यहाँ पर पाई जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। तो सही नहीं है कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। ये मालवा का पठार का ही भाग है, बिल्कुल राइट, मालवा के पठार का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यंकगार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विद्यंकगार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह विद्यांचल पर्वत का किनारा कहा जाता है। विद्यांचल पर्वत क्या कहलाता है दोस्तों? आपका किनारा है, बिल्कुल राइट। ये यहाँ कोटा स्टोन प्राप्त होता है। कौन सा स्टोन प्राप्त होता है दोस्तों? कोटा स्टोन प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट। ये क्षेत्र मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना है दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टानों से नहीं बना ये, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सैंड स्टोन एवं लाइम स्टोन मिलते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। चलो विचार करते हैं। यह अरावली के पूर्व में स्थित है, यह अरावली के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल राइट। अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य विकसित हुआ है। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य विकसित हुआ है, बिल्कुल राइट। ये पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र है, नहीं दोस्तों, पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र की बात करें, विस्तार की बात करें इसका, तो विस्तार दोस्तों आपके बेगू से है। बेगू कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ से। बेगू चित्तौड़गढ़ आपका सत्तूर बूंदी, बूंदी के जो अर्धचंद्राकार फाड़े, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? सत्तूर है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। सपोट्रा करौली, गंभीर नदी निकलती है करौली से। उत्तरी कोटा और धौलपुर सवाईमाधोपुर के बीच फैला हुआ है। धौलपुर और सवाईमाधोपुर के बीच आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल फैला हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के संदर्भ में सही है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के संदर्भ में सही बात करें, यह कोटा जिले में स्थित है दोस्त, नहीं दोस्तों, 12 जिले में स्थित है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कौन जिले में? आपका 12 जिले में। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम है दोस्तों। औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम है क्या? नहीं दोस्तों, औसत ऊंचाई आपकी 300 मीटर से अधिक है, 300 मीटर से अधिक है। तो ये सत्य नहीं। यहाँ शहर या जनजाति निवास करती है, बिल्कुल राइट। अरावली का पर्वतमाला का भाग नहीं है दोस्तों। शाहबाद उच्च भूमि अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, डग गंगाधर क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये नदीय मैदान है दोस्त, ये नदीय मैदान है क्या? ये बेसाल्ट लावा से निर्मित उच्च भूमि है, बेसाल्ट लावा से निर्मित उच्च भूमि है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका विस्तार कौन से जिले में है दोस्तों? विस्तार की बात करें तो विस्तार आपके झालावाड़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे आपके भौतिक प्रदेश के, जो आज के टेस्ट के क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, उच्च स्तरीय क्वेश्चन थे, और जो बार बार आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना हो, वो सारे क्वेश्चन हमने कर चुके। लास्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा सा फास्ट में किया है, क्योंकि थोड़ा सा सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की संभावना जाती थी, इतना कंटेंट था नहीं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये सारे के सारे टेस्ट की। तो ये टेस्ट कहाँ पर हो रहे हैं दोस्तों? ये टेस्ट हो रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। कहाँ पर हो रही है? आपके ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर दोस्तों देखो, पहला टारगेट है अपना टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, और साथ साथ यानी 6 दिन 6 डेज ये टेस्ट चलने वाले दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो कलाम क्लियर तो है ही है, ठीक है, इसके साथ आपके जो PDF वगैरह है, नोट्स जो हिंदी गणित अकादमी NCERT, वो नोट्स आपको इसी ऐप के ऊपर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसी टेस्ट का हम डेली एनालिसिस भी करते हैं, एनालिसिस करते हैं विथ। इसी ऐप पर आपको दूसरी चीज़ क्या मिलेगी? इसी ऐप पर आपकी 2 तारीख से, यानी जो आपका फरवरी 2 फरवरी को 1 फरवरी को आपका टेस्ट है ना दोस्त, 1 फरवरी को जो आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा, 1 फरवरी को जो आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा दोस्त, आपका साप्ताहिक टेस्ट जो कलाम वाला, ये टेस्ट भी कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? इसी ऐप के ऊपर मिलेगा 3 फरवरी को। और इसका भी एनालिसिस की बात करें, इसका भी एनालिसिस कहाँ पर करेंगे दोस्तों? हम यूट्यूब के ऊपर भी करेंगे, साथ साथ ऐप के ऊपर भी इसका एनालिसिस मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान का सुजस डेली अपडेट चल रहा है आपका, बिल्कुल निःशुल्क है। आप रोजाना डेली आपका जो सुजस आती है उसका आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, डेली टेस्ट दे सकते हो, डेली मॉक दे सकते हो, और अपना आकलन कर सकते हो, ठीक है। ऐप के ऊपर पूरी सुविधा आपको अवेलेबल करवा दी गई है। नोट्स आपके डाले जा रहे हैं धीरे धीरे, टेस्ट आपके हो रहे हैं लगभग। आपकी बात करें तो पहले टेस्ट के लगभग यानी चैप्टर के हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें, कल आपका टेस्ट होगा जलवायु का, कल टेस्ट राजस्थान ज्योग्राफी में किसका होगा दोस्तों? आपका जलवायु का होगा। और कल आपका भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतिम शताब्दी के जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन दोस्तों, धार्मिक आंदोलन है, तो इसका दूसरा टेस्ट, इसका कौन सा टेस्ट होगा? आपका दूसरा टेस्ट होगा आपका कल, ठीक है। और कल अपनी 2 क्लासें आने वाली है। और फिर आपके
भारत के इतिहास के अंदर आपकी बंकिम चंद्र जी बचेंगे एक बार, तो उनका एक टेस्ट होगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट करें तो उनका ही एक टेस्ट होगा जो आपकी सिलेबस में माइनर टेस्ट एक के अंदर। जलवायु आपका, फिर मृदा, और फिर एक ज्योग्राफी का जो जनसंख्या टॉपिक है आपका, जनसंख्या वाला टॉपिक आपका होने वाला है। ठीक है, और आपकी फिर एक आपका RT एक्ट 2009 वाला है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। फिर मैथ के क्वेश्चन है थोड़े से, तो मैथ के आपकी क्वेश्चन टेस्ट, पहले टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, तो मैथ का भी होगा आपका। और तो आपकी कलाम बुकलेट जो आपकी दी हुई है, उस कलाम बुकलेट के मोस्ट क्वेश्चन आपको टेस्ट के माध्यम से करवाए जाएंगे दोस्तों, ताकि आपका एक रिवीजन बेस्ट हो। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो। टेस्ट से पहले एक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी होता है। लाइब्रेरी बैच की तरह ही इस ऐप पर पूरा काम किया जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा अभी मतलब एक तरह से शुरुआत करें हम, किस तरह इससे अपने शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सा एक बार मैनेज में बैठने में इस टेस्ट तक थोड़ा सा लग जाए, फिर अगले टेस्ट तक और ज़्यादा शानदार करेंगे, फिर अगले टेस्ट में आपको और ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। तो वो धीरे धीरे होता है वो चीज़ें, और आप भी की तैयारी भी एक मजबूत तरीके से बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो आज ही फॉलो कीजिए, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये सारे टेस्ट दीजिए और अपने आकलन कीजिए, और साथ साथ कलाम के टेस्ट का एनालिसिस और उसका टेस्ट देकर अपने दोस्तों के साथ अपना आकलन करने का भी प्रयास किया। बहुत ही शानदार तरीके से मात्र निःशुल्क, थोड़ा लगभग आपके बहुत ही कम पेज के अंदर ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है आपकी। तो ये आपके लिए है बहुत ही शानदार तरीके से एक सूचना थी, तो वो भी मैं साथ साथ दे देता हूँ। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों, और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।